तनावुश के गायब होते ही कबीर दादा को लगा जैसे उसका दिल किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। निग्गी का वजूद उसे एकदम फरामोश हो गया था। अगर कुछ नजर आ रहा था तो तनावुश के लरसते कांपते होंठ, अश्कों भरी स्याह आंखें और दुखी चेहरा। उसका जी कर रहा था कि भागकर जाए और उसके नाजुक वजूद को अपनी मजबूत बाहों में भर ले, उसकी स्याह आंखों में भरे नमकीन पानी को अपने होंठों से खुश्क कर दे, उसके फड़फड़ाते होंठों पर शोखी भरा तबस्सुम बखेर दे। निग्गी की आवाज ने उसे ख्यालात की दुनिया से बाहर खींचा। तो कैसे दिन गुजर रहे हैं जनाब? वो उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। क्या? वो बोली, वो चली गई है जनाब और मैं यहाँ मौजूद हूँ। निग्गी एक नाज़ेबा हरकत करते हुए खिलखिलाई। यूं भी वो कुछ अरसा उसके साथ बेतकल्लुफ होकर गुजार चुकी थी। उसकी दोशीजगी के पहले खरीदारों में कबीर दादा भी शामिल था, और फिर कबीर दादा ही की मरहून मिन्नत वो मॉडलिंग में इतना आगे तक जा सकी थी। कबीर बोला, मैं कपड़े तब्दील कर लूं? उसके लहजे में तो नहीं, अंदाज में जरूर बेजारी थी। वो बोली, कुछ पीने पिलाने को नहीं है? वो उसकी बेजारी को खातिर में नहीं लाई। यूं भी किराए की औरतों को अगले के मूड की परवाह नहीं होती। कबीर दादा की निगाहें ताला लगी शराब की अलमारी की जानिब उठी और उसके दिमाग में तनावुश की मासूमियत भरी आवाज गूंजी। इस गंदे मशरूब की बोतल में 6 गिलास होते हैं। निग्गी बोली, मुस्कुराने क्यों लग गए? उसकी आवाज ने उसे एहसास दिलाया कि तनावुश की बातों को याद करते हुए वो बेसाख्ता मुस्कुरा पड़ा था। सर झटक कर उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया। कुछ नहीं। अजीम, 2 बोतल विस्की और तुम क्या लोगी? अजीम से बात करते करते वो निग्गी से पूछने लगा। वो जल्दी से बोली, स्कॉच और 1 बोतल स्कॉच की राहत खाला के हाथ भेज दो। अजीम मौदबाना लहजे में बोला, जी दादा। रिसीवर रखकर वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। तनावुश के आने के बाद से उसे कपड़ों की अलमारी खोलने का मौका नहीं मिला था। उससे पहले भी काम करने के लिए मुलाजिम मौजूद रहते थे, मगर तनावुश की खिदमत गुजारी तो मोहब्बत, खुलूस और अकीदत में डूबी हुई थी। उसका छोटे से छोटा काम भी वो अपने हाथों से करना पसंद करती। मुलाजिम कभी ये गौर नहीं करते थे कि उसकी जुराबें या अंडरवेयर कितना मैला हो गया है। न खुद वो इतना सफाई पसंद था। कभी कभी तो वो एक ही जुराबों के जोड़े में हफ्ता हफ्ता गुजार देता, मगर अब रोजाना धुली हुई जुराबें बूटों में मिलती, साफ अंडरवेयर पहनने वाले सूट के साथ लटका हुआ मिलता। अलमारी खोलते ही उसे तमाम सूट एक तरतीब से लटके नजर आए। मैले सूट यकीनन उसने ड्राई क्लीन के लिए भिजवा दिए थे। उसने दूसरी अलमारी खोली, शलवार सूट लटके हुए थे। अलमारी की दराज खोलने पर उसे साफ सुथरी तह की हुई जुराबें नजर आईं। दराज से उठती खुशबू ने उस पर वाजे किया कि वो जुराबों पर खुशबू छिड़क कर रखती है। तीसरी अलमारी में उसे तनावुश के 4-5 सूट लटके नजर आए। 2 कॉलेज के यूनिफॉर्म थे, एक सुर्ख रंग का जोड़ा जो उसने पहली रात पहना था। कबीर दादा का लाया हुआ सूट भी वहीं लटका हुआ था। उसने गहरा सांस अंदर खींचा। तनावुश के वजूद की खुशबू उसके रगो पै में उतरती चली गई। बेवकूफ लड़की, तुम नहीं जानती मैं क्यों तुम्हें दूर कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी दुनिया का आदमी नहीं हूँ। तुम साफ और शफाफ शबनम के कतरों से धुला हुआ गुलाब का फूल हो और मैं बबूल का दरख्त। यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं। आज रो रही हो मगर कल जरूर मुस्कुराओगी। आखिर मैं तुम्हें दे ही क्या सकता हूँ। जुर्म की दुनिया में तुम ज्यादा दिन खुश नहीं रह पाओगी और मैं तो इस दलदल से चाह कर भी नहीं निकल सकता। इस दुनिया में आमद का रास्ता बेशक खुला है, वापसी का कोई रास्ता नहीं। उसका शबखाबी का लिबास तनावुश के कपड़ों के साथ ही लटका हुआ था। कपड़े तब्दील करके वो बाहर निकला। निग्गी बड़े अंदाज से सोफे पर बैठी थी। कोई भी मर्द उसे इस हालत में देखकर अपनी बेकाबू होती धड़कनों पर काबू न पा सकता, मगर अजीब बात थी, कबीर दादा पर उसकी अदाएं कोई असर नहीं कर रही थी। उसके लतीफ जज्बात जाने कहाँ जा छुपे थे। उसकी नजरों में तो बस तनावुश के फड़फड़ाते लब और डुबडुबाई आंखों का मंजर ठहर चुका था। वो उसे अपनी सोच से झटक नहीं पा रहा था। बकौल शायर, नजर से दूर रहकर भी किसी की सोच में रहना, किसी के पास रहने का तरीका हो तो तुम जैसा। वो सोफे के दूसरे कोने में जा बैठा। वो खिसक कर उसके करीब हुई। बड़े खामोश खामोश हो। कबीर का अंदाज टालने वाला था, कुछ नहीं। वो बोली, क्या अच्छी नहीं लग रही? उसका हाथ कबीर दादा की छाती पर रेंगने लगा। उसे मर्दों को लुभाने और अपने बस में करने का तरीका अच्छी तरह मालूम था। उसका मुलायम हाथ कबीर दादा को सांप की मानिंद महसूस हुआ। वो खुशबू में नहाई हुई थी। इतनी तेज खुशबू भी तनावुश के बदन की कुदरती खुशबू का मुकाबला करने में नाकाम हो रही थी। उसकी खूबसूरत भूरी आंखें, मेकअप ज़दा चेहरा, रेशमी बाल, गुदाज बदन, कुछ भी तो वो कबीर दादा को मुतासिर नहीं कर पा रहा था। उसके दिल को तो बस तनावुश की आखिरी निगाह मसले जा रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई और कबीर दादा ने निग्गी को नरमी से दूर करते हुए कहा, आ जाओ। राहत खाला ट्रे में 3 बोतलें सजाए दरवाजे पर नमूदार हुई। उसने नजर भर कर निग्गी को देखा और शीशे की मेज पर ट्रे रख कर वापस मुड़ गई। उसकी आंखें निग्गी को देखते हुए कहर बरसाती हुई लग रही थी। निग्गी ने कहा, कुछ खाने को भी मंगवा लो या भूखा रखने का इरादा है? कबीर दादा राहत खाला को आवाज देकर उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। राहत खाला, बात सुनो, क्या खाओगी?
वो दिल रुबाई से बोली, कुछ अच्छा सा मंगवा लो। कबीर बोला, ड्राइवर को भेजकर 3-4 किस्म के अच्छे खाने मंगवा लो। उसने चुनाव की जिम्मेदारी राहत खाला पर छोड़ दी। वो बोली, जी साहब जी। कबीर बोला, और हाँ, तनावुश से पूछकर उसके खाने के लिए भी कुछ मंगवा लेना। राहत खाला के चेहरे पर खुशी नमूदार हुई। जी साहब कहकर वो दोबारा मुड़ गई। यकीनन कबीर दादा को तनावुश का ख्याल था, वरना यूं क्यों कहता। निग्गी बोली, कितना ख्याल रखते हो अपनी दुल्हन का। वो बर्फ लेने के लिए मटकते हुए फ्रिज की तरफ बढ़ गई। कबीर दादा ने उसके नजर बहकाते वजूद से बेनियाज होकर सोफे की पुश्त से टेक लगाई और आंखें बंद कर लीं। तनावुश का उदास चेहरा एकदम उसकी आंखों के सामने नमूदार हुआ। डुबडुबाई आंखें और लरसते होंठ उसे बेकल कर रहे थे। जाने क्यों उसे यकीन था कि वो रो रही होगी। बर्फ लाकर निग्गी ने अपने लिए स्कॉच और उसके लिए विस्की का जाम तैयार किया। क्या सोच रहे हो? वो अपना जाम उठाकर उसके करीब खिसक आई। उसी वक्त कबीर दादा ने तनावुश के कपकपाते होंठों के सामने हथियार डाल दिए। उसके दिमाग में एक तरकीब उभरी, नहीं, उसे यूं अजियत देना ठीक नहीं होगा। पहले उसे प्यार से समझा दूं, अपने साथ रहने की कबाहतें और नुकसानात गिनवा दूं। जब वो ये मानकर घर जाने पर राजी हो जाएगी, फिर पाशा को भी इत्मीनान हो जाएगा और मुझे भी। अब तो वो रो रो कर खुद को बेहाल कर देगी। एक मीठी कसक उसके दिल में जागी और निग्गी को दूर धकेलते हुए वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला, तुम दूर बैठकर भी तो बात कर सकती हो। निग्गी ने बेबाकी से पूछा, क्या मतलब? मुझे बातों के लिए बुलाया है? कबीर बोला, तुम्हें पाशा ने मेरे पास भेजने का क्या मुआवजा दिया है? या पहले की तरह तुम्हारा अटका हुआ कोई काम निकाला है? उसे दूर न होता देखकर वो खुद उठकर फॉर्म की कुर्सी पर जा बैठी। निग्गी के चेहरे पर मानी खेज मुस्कुराहट नमूदार हुई। बोली, गोया पाशा का अंदाजा ठीक था। कबीर बोला, इस मसले में न पड़ो तो बेहतर है, जो पूछा है उसका जवाब दो। उसने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, सेठ मिस्कीन मेरे पैसे देने में अड़ी कर रहा था और फिरोज मलिक भी वादा खिलाफी पर आमादा था। दोनों काम हो गए हैं। कबीर बोला, मुझसे कोई तवक्को? वो बेशर्मी से बोली, हाँ, मुझे ढेर सारा प्यार करो। वो बेजारी से बोला, इस मौजू को रहने दो, कुछ और मांग लो। बोली, क्या दे सकते हो? वो घाट घाट का पानी पिए हुए थी। कबीर दादा का अंदाज उसे ये बावर करवाने के लिए काफी था कि यहाँ उसकी दाल गलने वाली नहीं। और फिर तनावुश की खूबसूरती और कम उम्री ने भी उस पर वाजे कर दिया था कि उसका जादू सर चढ़कर बोल रहा है। कबीर ने कहा, फिरोज मलिक ने क्या वादा खिलाफी की है? वो बोली, एक ड्रामा सीरियल में मरकजी किरदार देने का वादा किया था। 2 रातों का मुंह मांगा मुआवजा वसूल किया और अब टरखाने पर आमादा हो गया। उसने कुछ भी छुपाने की कोशिश न की। कबीर बोला, नादिर हबीब खाकवानी को जानती हो? वो बोली, हाय अल्लाह जी, किस कठोर का नाम ले दिया। हम जैसों को तो घास ही नहीं डालता। कबीर ने मेज पर रखा अपना सेलफोन मांगा। मोबाइल इधर करो। निग्गी ने मोबाइल फोन उठाकर उसकी जानिब बढ़ाया, ये लें, और खुद उसकी कुर्सी के साथ ही खड़ी हो गई। कबीर दादा नादिर हबीब का नंबर ढूंढ कर राब्ता करने लगा। घंटी जाते ही उसने स्पीकर ऑन करके मेज पर रख दिया था। दूसरी ही घंटी पर कॉल वसूल कर ली गई। अस्सलाम वालेकुम कबीर साहब। खुशी से चहकती एक आवाज रिसीवर से बरामद हुई, जो जाहिर कर रही थी कि उसके पास कबीर दादा का मोबाइल फोन नंबर महफूज है। कबीर दादा ने खुशगवार लहजे में पूछा, खाकवानी साहब कैसे मिजाज? वो बोला, आपकी कॉल की खुशी हजम नहीं हो पा रही। कबीर बोला, मोहब्बत है आपकी, लेकिन मैंने एक काम के सिलसिले में जहमत देना थी। वो पुरखुलूस लहजे में बोला, दुआ ही कर सकता हूँ कि आपको रोजाना मुझसे काम दरपेश आता रहे। कबीर बोला, लेकिन मैंने तो सुना है आप किसी की सिफारिश वगैरह कबूल नहीं करते। खाकवानी खफीफ होने लगा। बोला, आप शर्मिंदा कर रहे हैं। कबीर बोला, आजकल किस ड्रामा सीरियल पर काम हो रहा है? वो बोला, 2 ड्रामा सीरियल इकट्ठी चल रही हैं। अपना तो कारोबार ही यही है, आहिस्ता तेज लगे रहते हैं। कबीर दादा मतलब की बात पर आ गया। निग्गी को जानते हैं? वो पुरसोच लहजे में बोला, निग्गी? शायद नगीना यास्मीन नाम है। कबीर दादा ने सवालिया नजरें निग्गी की जानिब उठाई। ऊपर नीचे सर हिलाकर उसने खाकवानी की तस्दीक करने में देर न लगाई। कबीर बोला, हाँ वही। कैसी अदाकारा है? खाकवानी जल्दी से बोला, बहुत अच्छी, बेहतरीन अदाकारा है। कबीर दादा हंसा। इतनी तारीफ किस लिए? अगर इतनी अच्छी होती तो आप पहले किसी ड्रामे में कास्ट न कर लेते। वो तुर्की बतुर्की बोला, फिर आपकी सिफारिश की खुशी कैसे मिलती? कबीर ने कहा, अच्छा, मजाक के अलावा मेरी सिफारिश पर उसे कितने ड्रामों में मरकजी किरदार मिल सकता है? खाकवानी बोला, 3 ड्रामों में उसे मरकजी किरदार मिल जाएगा, और अगर कारकर्दगी बेहतर पाई तो उसके बाद भी महरूम नहीं रहेगी। कबीर बोला, शुक्रिया खाकवानी साहब, वो कल आपके पास पहुंच जाएगी। खाकवानी बोला, ये शुक्रिया का थप्पड़ मारना जरूरी था। कबीर ने कहा, अब इस बात पर माजरत करके आपको मजीद खफा नहीं कर सकता, इसलिए इजाजत। खाकवानी ने हंसते हुए खुदा हाफिज कहा और कबीर दादा ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। निग्गी ने राब्ता मुनक़ता होते ही उससे लिपटने की कोशिश की। यू आर सो स्वीट। कबीर दादा उसे दूर हटाते हुए बोला, तुम चाहती हो कि मैं खाकवानी को मना कर दूं? वो फौरन पीछे हटी, सॉरी सॉरी सॉरी, और सोफे पर जा बैठी। कबीर बोला, अब तुम फुटने की करो। पाशा पूछता है तो बता देना सारी रात मेरे साथ ही थी।
दरवाजे पर दस्तक हुई और कबीर दादा के आ जाओ कहने पर राहत खाला ट्रॉली धकेलती हुई अंदर दाखिल हुई। ट्रॉली पर खाने लवाजिमात सजे थे। उसने राहत खाला को देखते ही पूछा, खाना तो खा लूं ना? कबीर दादा बेरुखी से बोला, घर खा लेना। ये कहते ही उसने उठते हुए अलविदाई मुसाफे के लिए उसकी जानिब हाथ बढ़ाया। उसके दिल में सब्र खत्म हो गया था। वो जल्द से जल्द तनावुश को अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था। इतना कठोर भी कोई ना हो। निग्गी मुंह बनाते हुए खड़ी हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर छाए तासुरात ये बताने के लिए काफी थे कि वो बेहद खुश थी। उसकी बला से कबीर दादा का तनावुश से क्या दिली ताल्लुक था और पाशा की क्या परेशानियां थी। उसे एक ही दिन में इतने फवायद हासिल हो गए थे और ये काफी से भी कुछ ज्यादा ही था। वो कबीर दादा से अलविदाई मुसाफा करके चल दी। शीशे की मेज पर खाने के बर्तन सजाती राहत खाला का चेहरा खुशी से खिल उठा था। निग्गी के बाहर निकलते ही कबीर दादा ने झिझकते हुए पूछा, राहत खाला वो रो तो नहीं रही? वो आहिस्ता से बोली, जी साहब। कबीर दादा की समझ में उसका जी साहब न आया। क्या जी साहब? खाला बोली, रोते रोते आधी हो चुकी है। दरवाजे के बाहर ही बैठी थी। बड़ी मुश्किल से उठाकर साथ वाले कमरे में ले जाकर बिठाया है। काफी देर समझाती रही हूँ लेकिन आंसू नहीं थम रहे पगली के। कबीर दादा का दिल अजीब किस्म के दुख और सरशारी की मिलीजुली कैफियत से भर गया। जहाँ उसका रोना तकलीफ देने वाला था, वहीं ये सोच के किसी के लिए आप इतने अहम भी हो सकते हैं कि वो पीठ पीछे आपके लिए रो रहा है, खुश करने वाली थी। कबीर बोला, अच्छा उसे ले आओ कि खाना खा ले, और ये भी बता दो कि दूसरी लड़की अपने किसी काम की गरज से आई थी। काम होते ही चली गई। राहत खाला को जिंदगी में पहली बार कबीर दादा ने इतनी लंबी और तफसीली बात की थी, वरना उसकी गुफ्तगू हल्का सा सर हिलाने पर ही मुश्तमिल होती, या ज्यादा से ज्यादा चंद अल्फाज, और वो इस तरह किसी बात की सफाई दे, ऐसा तो राहत खाला ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो खुशी से चहकते हुए बोली, जी साहब, और बाहर निकल गई। तनावुश तक वो करीबन दौड़ते हुए पहुंची थी। वो घुटनों पर सर रखे खामोश बैठी जाने किन सोचों में गुम थी। उसके आंसू खुश्क हो चुके थे मगर चेहरे पर उसी तरह 12 बज रहे थे। अंदर जाते ही राहत खाला उससे लिपट गई। कितने नसीबों वाली है मेरी बेटी, वो बोली। तंज कर रही हैं खाला। वो मजीद दुखी होने लगी। खाला बोली, तंज क्यों करूंगी, और आज मुझे यकीन हो गया है कि आपने सच कहा था कि आप वापस जाने के लिए नहीं आई। तनावुश बोली, खाला मेरा मजाक उड़ाना जरूरी है? खाला बोली, मजाक नहीं उड़ा रही खाला की जान, हकीकत बता रही हूँ। वो बोली, कौन सी हकीकत खाला? यही कि मेरा शौहर एक दूसरी लड़की के साथ ख्वाबगाह में बंद है और मुझे उसने शादी की 5वीं रात ही ठोकर लगाकर ख्वाबगाह से निकाल दिया। खाला बोली, है ना पगली, वो डायन कब की जा चुकी है। उसे तो घास भी नहीं डाली साहब ने। अपना कोई काम करवाने आई थी। काम करते ही साहब ने कहा कि वो जा सकती है। कह रही थी कि खाना खाकर चली जाऊंगी। साहब जी ने कहा, फूटने वाली करो, ये खाना वो अपनी बीवी के साथ बैठकर खाएगा। वो बेयकीनी से बोली, खाला जी कितने झूठ बोलेंगी मुझे तसल्ली देने के लिए। खाला बोली, झूठ कैसा? साहब जी आपको बुला रहे हैं और जानती हो क्या पूछ रहे थे? वो बोली, क्या? तनावुश के लहजे में अभी तक बेयकीनी हिलकोरे ले रही थी। खाला बोली, पूछ रहे थे आप रो तो नहीं रही? मैंने भी कह दिया, रो रो कर आधी हो गई है मेरी बच्ची। तनावुश बोली, अगर ये सच है तो आपको मेरे रोने की बात तो नहीं बतानी चाहिए थी। खाला बोली, क्यों नहीं बताती? उन्हें भी तो थोड़ी तकलीफ पहुंचे। वो पूछने लगी, तकलीफ कैसी खाला जान? खाला बोली, जिससे मोहब्बत होती है ना बेटे, उसको रोते देखना जितना तकलीफ दे होता है उतनी तकलीफ और किसी चीज से नहीं मिलती। तनावुश बोली, खाला जान सच कहें वो मुझे बुला रहे हैं ना, आप मुझे बहला तो नहीं रही? खुशी और दुख के इम्तिजाज से उसका चेहरा अजीब सा मंजर पेश करने लगा। राहत खाला ने उसे यकीन दिलाने के लिए कसम खाई, अल्लाह पाक की कसम बेटी बिल्कुल सच कह रही हूँ। वो खुशी से लरसते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी मगर फिर वापस मुड़ते हुए बैठ गई। वो बोली, मैं नहीं जाती, कम से कम आज तो नहीं जाऊंगी उनके पास। खाला बोली, पागल तो नहीं हुई? उसने दोनों हाथों में उसका चेहरा थामते हुए माथे पर बोसा दिया। खाला की जान ऐसा नहीं करते। नखरे करने का, लाड उठवाने का और अपनी हर बात मनवाने का बहुत वक्त पड़ा है। फिलहाल साहब जी पर अपनी गिरफ्त मजबूत करो और देखना एक दिन साहब जी ख्वाबगाह में लड़की बुलाना तो कुजा किसी गैर लड़की को निगाह भर कर देखने से पहले आपकी गैर मौजूदगी का यकीन करेगा। तनावुश बोली, जाऊं? ये पूछते ही वो खिल पड़ी थी। कबीर दादा के मुतालिक उसके अंदाजे गलत साबित नहीं हुए थे। खाला बोली, जाओ ना पागल, वो बेचैनी से आपका मुंतजिर है। राहत खाला की तरफ शोख नजरों से देखते हुए वो एकदम भाग पड़ी। ख्वाबगाह के दरवाजे पर लम्हा भर रुक कर उसने गहरा सांस लिया और दरवाजे को धकेलती हुई अंदर दाखिल हो गई। वो तकिए को गोद में लिए बेड पर बैठा दरवाजे की तरफ मुतवज्जे था। एकदम उसकी जानिब पीठ करते हुए वो दरवाजे की तरफ मुतवज्जे हुई। दरवाजा बंद करके भी वो 2-3 लम्हे उसी तरह खड़ी रही। फिर उसे जोर का रोना आया और वो उसी तरह कबीर दादा से रुख फेरे नीचे बैठ कर रोने लगी। उसे रोते देख कर वो बेख्तियार तकिए को एक जानिब फेंकता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। रो क्यों रही हो? करीब आते ही उसने बेताबी से पूछा। एकदम उससे लिपटते हुए वो चीख पड़ी, आप आइंदा ऐसा नहीं करेंगे।
आप किसी लड़की से बात नहीं करेंगे। आप बेशक मुझे धुतकारते रहना, मेरी कोई बात न मानना, हर बात पर मेरी बेइज्जती करना, मगर किसी लड़की की तरफ मुतवज्जे न होना, वरना मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं बच सकूंगी। हाँ, मैं कह देती हूँ, मैं जहर खा लूंगी। सुन रहे हैं ना आप? उसके मुंह से बेरब्त बातें निकलती जा रही थी। कबीर दादा के होंठों पर तबस्सुम नमूदार हुआ। अच्छा ठीक है, चुप कर जाओ, कोई भी लड़की नहीं आएगी, लेकिन तुम भी वादा करो कि हर वक्त रोमांस नहीं झाड़ोगी। वो बोली, नहीं करती वादा, पैगाम भी भेजूंगी, अपने हाथ से खाना भी खिलाना पड़ेगा, गंदा मशरूब भी नहीं पीने दूंगी, आपको जल्दी घर लौट कर भी आना पड़ेगा, और कबीर भी कहूंगी, कबीर कबीर। वो उससे चिमटती सिसकियां भरते हुए कहती रही। कबीर दादा ने सुलह की पेशकश की। अच्छा, झगड़ा खत्म करो, चलो खाना खाते हैं। पीछे हटते हुए उसने आंसू साफ किए। मुस्कुराती आंखों के आंसुओं की भी अपनी कशिश है। अश्कों से धुली काली स्याह आंखों ने कबीर दादा को मसूर कर दिया। तनावुश के लबों पर वैसा ही मलकूती तबस्सुम रक्सा था जैसा उसने तसव्वुर की आंख से देखा था। वो मेज की तरफ मुड़ी, खाने के बर्तनों के साथ पड़ी बोतलों को देखते हुए सूरत से उनकी तरफ बढ़ी और तीनों बोतलों को उठाकर अलमारी की तरफ बढ़ गई। कबीर दादा के लिए निग्गी ने जो ग्लास भरा था वो अभी तक वैसा ही रखा था। वो ग्लास भी तनावुश ने उठा लिया। उसकी तेजी देखते हुए कबीर दादा अपनी हंसी को रोक नहीं पाया था। अलमारी की चाबी उसने धागे में पिरोकर गले में डाली हुई थी। तीनों बोतलों को ताला करके उसने ग्लास का मशरूब गुस्ल खाने में गिराया और ग्लास धोकर उसके पास लौट आई। उसने फौरन पूछा, मेरी आज की बोतल कहाँ है? वो मासूमियत से बोली, पता नहीं, मेरी गैर मौजूदगी में कितनी बोतलें पीली होंगी। वो बोला, गजब खुदा का, एक गिलास भरा था, उससे भी एक घूंट नहीं ले पाया जो मोहतरमा ने गिरा दिया। वो बोली, एक बोतल आधी खाली है। कबीर ने कहा, वो तो मेहमान ने पी है। तनावुश बोली, इतना ज्यादा खाना क्यों मंगवाया है? यकीनन वो उस लड़की के बारे में कोई बात नहीं करना चाह रही थी। कबीर बोला, मैंने सोचा भूखा होने की वजह से इतना रो रही हो तो चलो खिला पिला के दुख दूर कर देता हूँ। गहरी नजरों से उसे घूर कर वो खाने की तरफ मुतवज्जे हो गई। और ये तो हो ही नहीं सकता था कि वो कबीर दादा को हाथ से खिलाने का मौका जाने देती। यूं भी उस वक्त कबीर दादा उसकी दिलजूई में लगा हुआ था। खाना खाकर वो बर्तन समेटने लगी। कबीर दादा संजीदगी से बोला, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने एक घूंट भी नहीं भरा था, इसलिए मेरी आज की बोतल ले आ। बोली, अच्छा, मैं ये बर्तन धोकर आती हूँ, फिर अपने हाथ से पिलाऊंगी। वो बोला, रहने दो, मैं पी लूंगा, बस बोतल देती जाओ। कबीर दादा उसकी चालाकियों से अच्छी तरह वाकिफ था। जानता था कि वो हजार बहानों से उसे शराब पीने से रोकने की कोशिश करेगी। बोली, आ रही हूँ ना, इतने बेसब्रे क्यों हुए जाते हैं? खुद कह रहे थे कि लड़के नहीं रहे, हरकतें तो देखें, बिल्कुल बच्चों वाली हैं। कबीर बोला, ठीक है जाओ। गैर मुतवक्के तौर पर उसने जिद छोड़ दी और वो खुशी से सर हिलाती बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। उसके ख्वाबगाह से निकलते ही उसने अजीम का नंबर मिलाया। जी दादा। उसने फौरन कॉल वसूल कर ली। कबीर ने पूछा, तुम्हारे पास विस्की की कोई बोतल रखी है? वो बोला, जी दादा। फौरन मेरे पास ले आओ। ये कहकर उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। 2 मिनट बाद ही अजीम दरवाजे को खटखटाकर अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में विस्की की सरबमोहर बोतल थी। बोतल उसके सामने मेज पर रख कर वो वापस मुड़ गया। कबीर दादा ने फ्रिज से बर्फ के टुकड़े निकाले और इत्मीनान से शुगल में लग गया। तनावुश के लौटने तक वो आधी से ज्यादा बोतल खाली कर चुका था। वापस आते ही तनावुश ने ताला की हुई अलमारी को मशकूक नजरों से देखा। ये कहाँ से आई है? कबीर ने चौथा ग्लास उठाकर होंठों से लगाया। पता नहीं। धीमे कदमों से चलती हुई वो मेज के करीब आई और फिर एकदम झपट कर बोतल उठाते हुए बोली, पूरी बोतल तो नहीं पीने दूंगी। ग्लास नीचे रखते हुए वो जारहाना अंदाज में खड़ा हो गया। तनावुश, बोतल मुझे दो। वो बोली, नहीं दूंगी। वो गुस्ल खाने की तरफ भागी। कबीर दादा भी जस्त लगाकर उसके पीछे दौड़ पड़ा। वो गुस्ल खाने में दाखिल होने वाली थी कि कबीर दादा ने उसके बाजू को पकड़ लिया। तनावुश ने फौरन हाथ में पकड़ी बोतल गुस्ल खाने के फर्श पर उछाली। शीशे की बोतल कई टुकड़ों में बट गई। कबीर दादा को सचमुच गुस्सा आ गया। ये क्या बेहूदगी है? उसका तल्ख लहजा सुनते ही वो कांप गई। बेहुदा लड़की। उसे आहिस्ता से दूर छटकता हुआ वो बेड की तरफ मुड़ गया। तनावुश वहीं खड़ी मिस्कीन नजरों से उसे देखती रही। बेड पर लेटकर उसने तनावुश की जानिब पीठ मोड़ ली थी। चंद लम्हे उसे घूरने के बाद वो गुस्ल खाने में घुस गई। शीशे की किरचियां उठाकर उसने टोकरी में डाली और फर्श की सफाई करके बाहर निकल आई। कबीर दादा उसी तरह करवट बदले हुए लेटा था। उसे अपना रवैया गलत महसूस हुआ। अलमारी के पास जाकर उसने एक खुली हुई बोतल उठाई और बेडरूम की तरफ बढ़ गया। तपाई पर बोतल और ग्लास रख कर वो कबीर दादा के साथ बैठ गई। वो आंखें बंद किए खामोश लेटा था। तनावुश ने अपना हाथ उसके सर की तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां कबीर दादा के बालों में पूरी घुसी नहीं थी कि कबीर दादा ने उसका हाथ झटक दिया। वो भरपूर नाराजगी का इजहार कर रहा था। वो मिनमिनाई, सॉरी, गलती हो गई। वो खामोश लेटा रहा। वो बोली, अच्छा, खफा तो ना होना, आपके लिए नई बोतल निकाल के ले आए हूँ। मुझे तो बस इसलिए गुस्सा आ गया था कि मैंने कहा था आज अपने हाथों से आपको ग्लास भर भर के दूंगी। वो बोला, बकवास बंद करो और सोने दो।
बोली प्लीज। उसने दोबारा कबीर दादा के बालों में उंगलियां घुसेड़ना चाही। पहले की तरह उसके हाथ को दूर छटकते हुए उसने हल्का सा धक्का देकर उसे नीचे कालीन पर फेंक दिया। वो फौरन बेड पर चढ़कर अपनी जगह पर लेटते हुए उससे लिपट गई। नाराज तो नहीं सोने दूंगी। कबीर दादा ने धाड़ते हुए उसे फिर दूर किया। दिमाग खराब मत करो समझी। वो रूहान सी होते हुए चिल्लाई, माफी मांग तो रही हूँ, बोतल भी ले आई हूँ, अब बस करे ना, कितनी सजा देंगे। वो बोला, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, दूर रहो मुझसे। ये कहते ही उसने तपाई पर रखी बोतल उठाकर गुसलखाने के दरवाजे की तरफ उछाल दी, जो लकड़ी के दरवाजे से टकरा कर नीचे गिरी, मगर दबीज कालीन की वजह से टूटने से बच गई। तनावुश फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब हुई, मगर कबीर दादा ने दोबारा दूर धकेलते हुए कहा, अब अगर तुम करीब आई तो मैं कॉल करके दोबारा निग्गी को बुला लूंगा। वो बोली, मैं उसकी जान ले लूंगी। वो उसकी धमकी की परवाह न करते हुए दोबारा करीब हो गई और फिर कबीर दादा के बार बार दूर करने के बावजूद उसकी जान न छोड़ी, यहाँ तक कि उसने हथियार डाल दिए। थोड़ी देर के बाद वो उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए प्यार भरे लहजे में कह रही थी, लगता है आप मुझसे जान छुड़ाने की कोशिशों में हैं। सच कहती हूँ, अपनी जान दे दूंगी, मगर ऐसा नहीं होने दूंगी। वो बोला, तुम बस एक पागल, अहमक और बेवकूफ लड़की हो। वो फौरन बोली, जब जानते हैं कि पागल और अहमक हूँ तो मेरी गलतियों पर डांटते क्यों हैं? चुप करके मेरी मान क्यों नहीं लेते? कबीर दादा ने मुंह बिगाड़ कर उसका फिक्रा दोहराया, मान क्यों नहीं लेते? वो खिलखिलाकर हंस दी। संजीदा, मतीन और रोब दाब वाले कबीर दादा को अपना रख रखाव और तंतना भूल गया था। एक कम उम्र लड़की उसके आसाब पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। कबीर दादा आंखें बंद करके कोई ऐसी तरकीब सोचने लगा जिससे तनावुश को खफा किए बगैर वापस भेजा जा सकता हो, कोई ऐसी तजवीज जिससे वो छोटी सी लड़की उसकी सोचों और दिमाग से भी निकल जाती। मगर ये काम उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। दिल दिमाग के खिलाफ मुकम्मल तौर पर मैदान में आ गया था और दिमाग तो ऐसा हठ धर्म, जिद्दी और बाअसर है कि अपनी मनवा कर ही रहता है। तनावुश की मीठी गुनगुनाहट उसे सपनों की दुनिया में धकेल ले गई, एक ऐसे जहान में जहां दुनिया के सारे झगड़ों, फसाद, खसारों, दुखों, उलझनों और खौफ वगैरह का दूर दूर तक निशान नहीं था। बस वो और तनावुश थे, खुशियां और राहतें थीं, सुकून और इत्मीनान था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।